दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रिया शर्मा रोज की तरह देर रात पढ़ाई कर रही थी। अचानक एक पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक पुरानी, धूल से ढकी ब्लैक डायरी जमीन पर गिर पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इस डायरी को वही खोल सकता है जिसकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच भटक रही हो। रिया ने जैसे ही डायरी खोली, चारों तरफ हवा तेज हो गई और एक क्षण में वो एक अजीब सी सुनसान हवेली में पहुंच गई। रिया जिस हवेली में पहुंची थी वो किसी और युग की लग रही थी। दीवारों पर विचित्र प्रतीक, फर्श पर जले हुए चिन्ह और एक दर्पण जो बोल रहा था, दर्पण, तुम चुनी गई हो, अद्वैता की आत्मा तुम्हें बुला रही है। अगर उसे समय पर मुक्ति न मिली तो ये हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। रिया घबरा गई, लेकिन अंदर से कुछ उसे खींच रहा था, जैसे ये उसकी किस्मत थी। रिया को हवेली में एक बंद कमरा मिला, जहां उसे एक पेंटिंग दिखी, एक लड़की हूबहू रिया जैसी। तभी पीछे से एक साया आया, वो अद्वैता थी। अद्वैता, मैं 1857 की क्रांति के समय मारी गई थी। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी है। इस डायरी में मेरा इतिहास है, लेकिन कोई इसे पूरी तरह पढ़ न सका। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रिया को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके कॉलेज के इतिहास विभाग में एक गुप्त ब्लैक मैजिक सोसाइटी है, जिसका प्रमुख प्रोफेसर अग्निहोत्री है। वो डायरी को पाना चाहता है ताकि अद्वैता की आत्मा को शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन डायरी ने अब रिया को अपना संरक्षक बना लिया था। रिया को 3 परीक्षाओं से गुजरना होता है। भ्रम का जंगल, जहां हर पेड़ उसका रूप धारण कर रहा था। सांपों का कक्ष, जहां उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। आग का फव्वारा, जहां उसे अद्वैता की मौत के कारण को जानना था। वो सफल होती है, लेकिन प्रोफेसर अग्निहोत्री डायरी छीन लेता है। अग्निहोत्री अद्वैता की आत्मा को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन अद्वैता और रिया मिलकर एक तांत्रिक युद्ध लड़ते हैं। अंत में रिया अद्वैता को मुक्ति दिलाती है और प्रोफेसर अग्निहोत्री खुद उसी हवेली में कैद हो जाता है। रिया वापस कॉलेज लौट आती है। डायरी अब खाली है, लेकिन रिया जानती है वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि 2 दुनियाओं की रक्षक बन चुकी है। अंत में नई लाइन उभरती है, दूसरी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, अक्टूबर की एक ठंडी शाम। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन लाइब्रेरी में रिया शर्मा अब भी बैठी थी। तीसरे साल की इस होशियार लेकिन इंट्रोवर्ट छात्रा की किताबों से अटूट दोस्ती थी। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो कुछ खो चुकी हो और उसे पता भी नहीं कि क्या। रिया, 20 साल की, भूरे लंबे बाल, हल्की सी बिंदी और गहरे नीले स्वेटर में लिपटी हुई लड़की, यूनिवर्सिटी की सबसे शांत लड़कियों में गिनी जाती थी। लेकिन आज उसे खुद की परछाई भी अजनबी लग रही थी। जब वो इतिहास सेक्शन में पुरानी किताबें पढ़ रही थी, तभी एक जोर की सरसराहट हुई, मानो कोई पुराना पन्ना हिल रहा हो। उसने ऊपर देखा, पीछे की तरफ रखी हुई एक बहुत पुरानी, जंग लगी लकड़ी की अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। ये अपने आप, रिया बुदबुदाई। क्यूरियोसिटी उसे खींच लाई उस अलमारी तक। अलमारी के अंदर केवल एक वस्तु थी, एक मोटी, काले चमड़े से बनी पुरानी डायरी। रिया ने जैसे ही उसे उठाया, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। डायरी के पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस डायरी को वही खोल सकता है जिसकी आत्मा 2 दुनियाओं के बीच भटक रही हो। रिया ने एक पल सोचा कि शायद ये किसी नाटक का हिस्सा है या कोई प्रैंक, लेकिन जैसे ही उसने डायरी खोली, धड़ाम, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया को जैसे किसी ने खींच लिया हो। वो जमीन पर गिर रही थी, गिरती जा रही थी, एक बिना अंत वाली सुरंग में। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक विशाल परित्यक्त हवेली में थी। हवा में धूल, लकड़ी की जली गंध और हर कोने से एक सन्नाटा टपक रहा था। ये कहाँ आ गई मैं? रिया बुदबुदाई। हवेली के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक दर्पण खड़ा था, बड़ा, भारी और बेहद पुराना। रिया जब पास गई, दर्पण ने बोलना शुरू किया, दर्पण, तुम आई हो, समय आ गया है, अद्वैता की आत्मा तुम्हें बुला रही है। अद्वैता कौन? दर्पण, जिस दिन तुमने ब्लैक डायरी उठाई, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल गया। अब तुम्हें उसे मुक्त करना है, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगी, हमेशा के लिए।
रिया को अपनी सांसें तेज लगने लगी। कुछ तो था इस जगह में जो उसे भीतर से खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन कब? एक जर्जर दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। रिया उस तक गई और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने एक साया प्रकट हुआ। एक लड़की की आत्मा जो हवा में तैर रही थी। वो आत्मा धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज में दर्द, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। अद्वैता, मैं हूँ अद्वैता। 1857 की क्रांति में मारी गई। मुझे धोखा दिया गया और मेरी आत्मा यहीं फंसी रह गई, इस हवेली में। इस डायरी में मेरा इतिहास है, लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं सका। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? रिया ने धीरे से पूछा। अद्वैता, तुम इस युग की वो चुनी हुई आत्मा हो जो दो दुनियाओं के बीच पुल बना सकती है। डायरी तुम्हें दिखाएगी मेरा अतीत, मेरा श्राप और मेरी मुक्ति का रास्ता। लेकिन सावधान, ब्लैक मैजिक सोसाइटी तुम्हें रोकने आएगी। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कॉलेज की एक साधारण लड़की थी, या शायद नहीं। रिया जैसे ही डायरी का अगला पन्ना खोलती है, वो अपने आप जलने लगता है। लेकिन उसमें से निकलते हैं दृश्य, अद्वैता का अतीत। साल 1857, स्थान लखनऊ, अवध दरबार। अद्वैता एक राजघराने की बेटी थी, लेकिन क्रांतिकारी विचारों वाली। वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थी और इसी कारण उसे धोखे से मार दिया गया। उसकी आत्मा मरते वक्त इस हवेली में बंद हो गई थी, जहां उसकी अंतिम चीखों ने ब्लैक डायरी को जन्म दिया। डायरी एक माध्यम बन गई आत्माओं और इंसानों के बीच। कॉलेज की लाइब्रेरी से लौटने के बाद रिया का मन बेचैन रहने लगा। डायरी अब उसके पास थी, लेकिन हर पन्ना एक नई चेतावनी, एक नई गुत्थी लेकर आता। रिया ने अगली सुबह कॉलेज के इतिहास विभाग में जाकर कुछ पुरानी फाइलें मांगी, खासकर हवेलियों और लोक कथाओं पर आधारित। वहीं उसे मिला प्रोफेसर अग्निहोत्री। उम्र लगभग 55, गहरी आंखें, गंजा सिर और रहस्यमयी मुस्कान। प्रोफेसर अग्निहोत्री, तुम रिया हो ना, ब्लैक डायरी पढ़ने वाली लड़की? रिया चौंक गई। आपको कैसे पता? प्रोफेसर धीमे स्वर में। मैं उस सोसाइटी का सदस्य हूँ जो इस डायरी की खोज 40 सालों से कर रहा है। लेकिन अब जब डायरी तुम्हारे पास है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन प्रोफेसर ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खोला। वही लड़की जो पहले भी रिया को हवेली में दिखी थी, अद्वैता। लेकिन अब वो किसी आत्मा की तरह नहीं, एक इंसान के रूप में खड़ी थी। अद्वैता, रिया भागो। रिया ने खुद को जैसे तैसे बाहर निकाला। पीछे से प्रोफेसर की चीखें सुनाई दी। तुम नहीं बचोगी। रिया डायरी के अगले अध्याय तक पहुंची। वहां एक चेतावनी थी। मुक्ति से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। इन परीक्षाओं में न कोई दोस्त होगा, न कोई दिशा, बस तुम और तुम्हारा अंतर्मन। रिया खुद को एक घने जंगल में पाती है। हर पेड़ उसकी शक्ल में बदल रहा है। हर रिया उससे सवाल कर रही थी, क्या तुम वाकई रक्षक हो? क्या तुम सिर्फ डायरी की प्यास हो या आत्मा की मुक्ति की चाहत? क्या तुम बचा पाओगी खुद को या अद्वैता को? रिया ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक वाक्य दोहराया, मैं सच्चाई हूँ, बाकी सब भ्रम। सारी परछाइयां मिट गईं। दूसरे कमरे में हजारों जहरीले सांप थे। उन्हें देख रिया की सांसें उखड़ गईं। उसे बचपन से सांपों से डर लगता था, लेकिन डायरी ने कहा था, जिस डर को पार न किया वही शत्रु बनेगा। रिया ने आंखें बंद की, सांस रोकी और सांपों के बीच चलने लगी। कुछ नहीं हुआ। वो सांप उसके डर की परछाई थे, असली नहीं। तीसरे कमरे में एक जलता हुआ अग्निकुंड था। उसके किनारे एक लड़की बैठी थी, वही अद्वैता जो अब रो रही थी। अद्वैता, यही वो जगह है जहां मुझे जिंदा जलाया गया था। ब्लैक मैजिक के नाम पर मुझे धोखे से हवेली में बुलाकर बलि दी गई थी। मेरी चीखों ने ही ब्लैक डायरी को जन्म दिया। रिया के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी अद्वैता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा क्यों न देनी पड़े। अग्निकुंड की आग बुझ गई। रिया ने तीसरी परीक्षा पार कर ली थी। अब रिया जानती थी कि डायरी सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, वो एक आत्माओं की शक्ति है जो सही हाथों में हो तो मुक्ति और गलत हाथों में हो तो विनाश बन सकती है। कॉलेज लौटते वक्त रिया ने सुना प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया है और गायब हो गया है। लेकिन उसी रात रिया को एक सपना आया। प्रोफेसर की आवाज, मैं अभी मरा नहीं, मैं ब्लैक हवेली के तहखाने में हूँ और अब डायरी का अगला अध्याय मेरा होगा। रिया की आंख खुली।
डायरी अपने आप खुली पड़ी थी। अगले पन्ने पर लिखा था, समय आ गया है अंतिम युद्ध का, जहां आत्मा और तांत्रिक शक्ति आमने सामने होंगी। रिया अगली सुबह दिल्ली के बाहर स्थित उस रहस्यमयी हवेली की ओर रवाना हुई जहां प्रोफेसर अग्निहोत्री छिपा था। उसके हाथ में डायरी थी और आंखों में अद्वैता की मुक्ति का वादा। जब वो हवेली के पास पहुंची तो वातावरण में सन्नाटा था। हवा भी डर से थमी हुई लग रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। हवेली अंदर से और भी अंधेरी, ठंडी और डरावनी थी। रिया ने धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतारी। नीचे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, आत्मा अमर है, पर जो उसे बांध ले वही भगवान बनता है। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना था और उसके बीच प्रोफेसर अग्निहोत्री बैठा था, आंखें बंद, और उसके चारों ओर 7 नीली आत्माएं मंडरा रही थीं। प्रोफेसर, आ गई रिया, मुझे पता था तुम ही वो द्वार हो जिससे मैं अमरता को छू सकता हूँ। रिया, तुम्हें आत्माओं की मुक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। प्रोफेसर हंसते हुए, सत्ता ही मोक्ष है, तुम भी जान जाओगी। प्रोफेसर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी। रिया की डायरी अपने आप खुल गई और उसमें से निकलने लगी आग, धुआं और अंतहीन चीखें। लेकिन उसी समय अद्वैता की आत्मा प्रकट हुई, चमकती हुई पर अश्रुपूरित आंखों के साथ। अद्वैता, अगर आज तांत्रिक सत्ता जीत गई तो सैकड़ों आत्माएं इस हवेली में कैद हो जाएंगी, जैसे मैं 1 सदी से हूँ। रिया, डायरी तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा हथियार है। रिया ने डायरी को अपने सीने से लगाया और उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसकी आंखें बदल गईं, अब वे सिर्फ इंसानी नहीं थीं। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ना एक आत्मा को मुक्त करता जा रहा था। प्रोफेसर चिल्लाया, नहीं, ये शक्ति मेरी है। लेकिन डायरी अब रिया के नियंत्रण में थी। रिया ने कहा, ये तुम्हारी शक्ति नहीं थी, ये पीड़ा की शक्ति थी, जिसे केवल एक निर्दोष आत्मा मुक्त कर सकती है। प्रोफेसर अब तंत्र मंत्र में बौखला गया। उसने हवेली की जमीन से एक प्राचीन त्रिशूल निकाला और रिया की ओर दौड़ा। रिया शांत खड़ी रही। अद्वैता ने कहा, अब समय है कि हम दोनों मिलकर इस चक्र को तोड़ें। रिया और अद्वैता ने एक साथ मंत्र पढ़ा, वही मंत्र जो ब्लैक डायरी के पहले पन्ने पर छिपा था। जो जलाया गया वो आज रोशनी बने, जो मारा गया वो न्याय बने, आत्मा स्वतंत्र हो और अंधकार का अंत हो। पूरा तहखाना एक तेज प्रकाश में नहाया। प्रोफेसर की चीखें गूंजती रहीं और फिर सन्नाटा। जब रिया को होश आया वो हवेली के बाहर थी। डायरी अब राख बन चुकी थी। अद्वैता की आत्मा सामने खड़ी थी, अब शांत, मुस्कुराती हुई। अद्वैता, तुमने मुझे नहीं बचाया रिया, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं जा सकती हूँ और तुम अब सिर्फ एक छात्रा नहीं, एक रक्षक हो। अद्वैता की आत्मा हवा में घुल गई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर सुकून था। रिया अब कॉलेज लौट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब साधारण नहीं रहीं। वो अब देख सकती थी वो जो सामान्य लोगों से छिपा रहता है, आत्माएं, प्रतीक्षा, अधूरी मुक्ति। एक रात उसे डायरी के एक जले हुए टुकड़े पर कुछ लिखा दिखा, पुनर्जन्म, द्वार खुला है, आत्मा अधूरी है। तभी उसका फोन बजा, अनजान नंबर से। आवाज आई, रिया, मैं अभी भी यहीं हूँ, प्रोफेसर अग्निहोत्री। रिया को एहसास हुआ उसने प्रोफेसर को हराया था, लेकिन समाप्त नहीं किया। ब्लैक हवेली की तह में एक और तह थी, आत्माओं का द्वार, जहां केवल वही पहुंच सकता है जो आधा मानव और आधा आत्मा हो। रिया अब वैसी ही बन चुकी थी। द्वार पर उसे अद्वैता की परछाई मिली, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखें अब काली थीं। अद्वैता, रिया, मैंने मुक्ति पा ली थी, पर मैं लौटी हूँ क्योंकि प्रोफेसर ने मेरी आत्मा का एक टुकड़ा चुरा लिया था। जब तक वो वापस नहीं मिलता, मैं अधूरी रहूंगी और द्वार बंद नहीं होगा। रिया ने निर्णय लिया, प्रोफेसर की आत्मा को खोजना होगा, उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। द्वार के भीतर की दुनिया अंधकारमय थी। वहाँ कोई समय नहीं था, कोई गुरुत्व नहीं, केवल भय। प्रोफेसर अब केवल आत्मा नहीं था, वो एक परछाई तांत्रिक बन चुका था, एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं को बांधकर उनसे तंत्र करवाता था। उसने रिया को घेर लिया। प्रोफेसर, रिया, तुमने मुझे शरीर से अलग किया, लेकिन तुम भूल गईं, आत्मा का भूख सबसे बड़ी है, अब तुम मेरी होगी।
रिया ने अपने अंदर की आत्मा शक्ति को जागृत किया। उसकी हथेली से रोशनी निकली, वही जो अद्वैता ने दी थी। एक तीव्र युद्ध हुआ, मंत्रों, स्मृतियों और आत्मिक शक्ति का। अंततः रिया ने अपने भीतर के प्रकाश से प्रोफेसर की आत्मा को भस्म कर दिया। अद्वैता अब पूरी हो चुकी थी। उसकी आत्मा रिया के चारों ओर घूमी, एक सौम्य रोशनी के रूप में। अद्वैता, तुमने मुझे सिर्फ नहीं बचाया, तुमने मुझे पहचान दी। रिया, अब मैं मुक्त हूँ। ब्लैक हवेली ढहने लगी। रिया बाहर दौड़ी और जैसे ही हवेली पूरी नष्ट हुई, रिया की डायरी से एक अंतिम शब्द निकला, धन्यवाद। डायरी अब राख में बदल गई, लेकिन उसकी राख से उड़ता एक काला पंख रिया के हाथ पर गिरा। 1 महीने बाद रिया अब अपने कॉलेज में थी, लेकिन उसके पास एक नई शक्ति थी, आत्माओं से संवाद करने की। वो अब दूसरों की आत्माओं की कहानियां सुनती, उन्हें मुक्ति दिलाती। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। ब्लैक डायरी अब एक यंत्र नहीं, एक चेतना थी। रिया के भीतर उसने एक नई डायरी लिखनी शुरू की, सफेद रंग की। पहला शब्द था मुक्ति। स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय। रात 2:12 बजे। रिया को पिछले 1 महीने से लगातार एक ही सपना आ रहा था। अंधेरे में एक लड़की दौड़ रही है, पीछे पीछे धुआं, धुएं के अंदर से निकलती एक परछाई जिसकी आंखें खून से लाल हैं। और वो परछाई कहती है, रिया, तूने मुझे अधूरा छोड़ा, अब मैं तेरी आत्मा से पूरी होऊंगा। वो हर रात पसीने में भीगी हुई उठती। वो जानती थी ये कोई सपना नहीं है, कोई चीज वापस आ रही थी। रिया ने अपनी नई सफेद डायरी उठाई, जिसे उसने पहली कहानी के अंत में बनाना शुरू किया था। उसमें अब कुछ नया लिखा गया था, बिना उसके लिखे। ब्लैक डायरी खत्म नहीं हुई, उसकी राख से पैदा हुआ है शून्य। वो ना आत्मा है, ना इंसान, वो सिर्फ इच्छा है, मृत्यु की, नियंत्रण की, दोबारा जी उठने की। डायरी से खून टपकने लगा। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, जोया अंसारी, खामोश, काली आंखों वाली और रहस्यमयी। रिया को पहली नजर में कुछ असहज सा लगा। जोया ने रिया से अकेले में कहा, जोया, रिया, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, और मैं जानती हूँ कि ब्लैक डायरी फिर से जिंदा हो गई है। रिया चौंकी, तुम ये सब कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी कभी मर चुकी हूँ। 1 साल बीत चुका था। रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एक शांत, गहराई से देखती रहने वाली लड़की बन चुकी थी। उसने आत्माओं को मुक्ति देना बंद कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि कुछ अधूरा था। रात को एक ही सपना आता, एक लड़की धुएं में खो रही है और कोई आवाज कह रही है, तूने मुझे अधूरा जलाया, अब मैं राख से जन्म लूंगा। एक दिन उसकी नई सफेद डायरी में अचानक एक लाल शब्द प्रकट हुआ, शून्य आ गया है। कॉलेज की लाइब्रेरी में आग लग गई, लेकिन अजीब बात ये थी, आग से किसी चीज का भस्म होना तो दूर, वहां धुएं से बने इंसानी चेहरे घूम रहे थे। रिया दौड़ी और वहां उसने देखा एक नई लड़की को, बेहोश। उसका नाम था जोया अंसारी। जोया के शरीर पर एक तंत्र मंत्रनुमा निशान उभर रहा था, जलती हुई स्याही से, शून्य। उस रात रिया ने पहली बार शून्य की परछाई देखी, दीवार पर हिलती हुई, लेकिन बिना सिर की। रिया ने अपनी जली हुई पुरानी ब्लैक डायरी की राख को संभाल कर रखा था। अब वही राख खुद ब खुद हवा में उड़कर एक नई किताब में बदलने लगी, और लिखा गया, तुमने सोच लिया था कि किताब खत्म हो गई? नहीं रिया, किताब अब मैं हूँ। डायरी अब जिंदा थी। जोया ने होश में आते ही कहा, रिया, मैं मरी थी 3 साल पहले। किसी ने मुझे आग में झोंक दिया था, बिना शरीर जले। मेरी आत्मा ने जन्म लिया, पर अधूरी रही, और मेरी अधूरी चेतना ने एक इच्छा को जन्म दिया, शून्य। रिया कांप गई, तो शून्य तुमसे जुड़ा है? जोया धीरे से, नहीं, मैं ही शून्य हूँ, लेकिन वो मेरी परछाई है, जो अब मुझसे अलग होकर खुद को जिंदा मानता है। रिया और जोया को ब्लैक डायरी ने आदेश दिया, प्रोफेसर अग्निहोत्री की राख से बना ताबीज शून्य का केंद्र है, उसे नष्ट करो, वरना वो हर आत्मा को एक परछाई में बदल देगा। रिया ने उस ताबीज को ढूंढ निकाला, एक पुराने कुएं के अंदर, जहां शून्य ने आत्माओं की ऊर्जा से एक मंडल बनाया था। शून्य वहां प्रकट हुआ। अब वो केवल धुएं की परछाई नहीं, बलिदानों से बने हजारों चेहरों से बना राक्षसी आकार था। जोया ने मंत्र पढ़े,
रिया ने ताबीज तोड़ा, लेकिन शून्य ने अपना अंतिम पैंतरा चला। उसने रिया के भीतर की आत्मा खींचने की कोशिश की। रिया ने अनुभव किया उसके भीतर दो आत्माएं हैं, एक उसकी अपनी और दूसरी अद्वैता की बची हुई चेतना जो अब रिया के शरीर में ही सच चुकी थी। रिया ने उस चेतना को जागृत किया। शून्य चीखा, तू मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं तू हूँ। तू अधूरी है, मैं अधूरा हूँ। रिया ने कहा, पर मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा पूर्ण होती है। एक तेज विस्फोट हुआ, शून्य का चेहरा बिखर गया और पहली बार हवा शांत हो गई। शून्य गया, लेकिन जोया की आत्मा भी अब स्थिर नहीं रही। जोया रोते हुए, रिया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी डायरी संभालो, सफ़ेद वाली नहीं, तीसरी डायरी। रिया ने जोया को गले लगाया, फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुल गई, एक काले पंख की तरह। रिया अब अकेली रह गई थी, पर एक नई चेतना लेकर। एक हफ्ता बीता। रिया ने ब्लैक डायरी, सफ़ेद डायरी और राख से निकली चेतना को मिलाकर एक तीसरी डायरी बनाई, धूसर डायरी, आत्मा और परछाई का संगम। उसने पहला वाक्य लिखा, अगर इच्छा आत्मा से अलग हो जाए तो वो राक्षस बन जाती है, पर अगर आत्मा इच्छा को गले लगा ले तो वो रक्षक बनती है।